सरकार इस साल देश भर में जनगणना करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के डेटा को अपडेट करने का काम करेगी। सरकार ने जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के लिए लगभग 12,700 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। साथ ही इसने स्पष्ट किया कि एनपीआर का विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पर कई बार जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को एक जैसा ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो चलिए आपको एनपीआर और जनगणना के बीच का अंतर, इनके उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर क्या होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह स्थानीय अर्थात ग्राम या उपनगर, उपजिला, जिला, राज्य एवं नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों और नागरिकता पंजीकरण नागरिकों की ओर राष्ट्रीय पहचान पत्र के मुद्दे के तहत राष्ट्रीय स्तर नियम 2003 में तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। भारत के हर सामान्य निवासी एनपीआर में पंजीकरण करने के लिए अनिवार्य है। और आइए अब जानते हैं एनपीआर के सामान्य निवासी कौन है। आपको बता दें कि ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थानीय इलाके में 6 महीने या इससे अधिक समय से रह रहा है या अगले 6 महीने से अधिक समय तक रहने का इरादा रखता है, वह इसका निवासी कहलाएगा। और आइए अब जानते हैं एनपीआर का क्या मकसद होता है। आपको बता दें कि एनपीआर का मकसद देश में रहने वाले सभी सामान्य लोगों के बारे में पहचान के साथ पूरी जानकारी जुटाना है। इस डेटाबेस में जनसांख्यिकी विवरण के लिए जाएंगे। इस डेटाबेस में जनसांख्यिकी विवरण लिए जाएंगे। और आइए अब जानते हैं एनपीआर में क्या होगा विवरण। आपको बता दें कि एनपीआर में सामान्य निवासी का नाम, घर के स्वामी के साथ उसका संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम, विवाहित होने पर लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, स्थायी और अस्थायी पता पर निवास की अवधि, पेशा और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी होगी। और आइए अब जान लेते हैं जनगणना के बारे में। आपको बता दें कि जनगणना का इतिहास क्या है। करीब 800 ईसा पूर्व ऋग्वेद में भी जनगणना का जिक्र मिलता है। इसके अलावा मुस्लिम काल में अकबर के शासन काल के दौरान भी जनगणना की जाती थी। जी हाँ, हालांकि आधिकारिक तौर से देश में 1881 से जनगणना का कार्य किया जा रहा है। आजाद भारत की पहली जनगणना का कार्य सन 1951 में हुआ था। उस समय देश की आबादी महज 36 करोड़ थी, जबकि 2011 में हुई आखिरी जनगणना में देश की आबादी 1.21 अरब हो चुकी थी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना का कार्य किया जाता है, ताकि जनगणना के आधार पर बनाए जाने वाली योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वयन हो सके। और आइए अब जानते हैं क्या है जनगणना। जनगणना में भी देश के लोगों के बारे में विभिन्न जानकारियां एकत्र की जाती हैं। एक निश्चित अंतराल पर चलने वाली यह प्रक्रिया लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इकलौता सबसे वृहद स्रोत है। यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम सन 1948 के तहत पूरी की जाती है। और आइए अब जान लेते हैं जनगणना में क्या जानकारी होती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनगणना में देश की जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और आवासीय सुविधाओं, शहरीकरण, जन्म और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, पलायन, दिव्यांगता इत्यादि के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी जुटाई जाती है। इसके आधार पर ही सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। इसी के आधार पर पिछले 10 साल में देश की प्रगति का पता चलता है और आगामी सरकारी योजनाओं का खाका तैयार किया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि एनपीआर और जनगणना में क्या अंतर है। जी हाँ, ये एक जैसे नहीं है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनआरआईसी प्रक्रिया में अगली बात कही गई है, भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर का प्रारूप तहसील या तालुका रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उसके बारे में लोगों की किसी तरह की आपत्ति या इसमें शामिल करने के अनुरोध को स्वीकार किया जाए। 2003 रूल्स के नियम 4 का उपनियम 6A जनगणना का ब्यौरा जैसे लोगों का नाम, उनका पता या अन्य ब्यौरा प्रकाशित नहीं किया जाता या किसी भी अन्य प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा जनगणना एक अलग कानून यानी सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के तहत किया जाता है। दूसरी तरफ पीआर या एनपीआर और एनआरआईसी को 1955 के सिटीजनशिप संशोधन एक्ट 2003 का सीएए और 2003 रूल्स के तहत किया जा रहा है। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जी हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।